हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू स्टडी में। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में मैं हिंदी व्याकरण के अधिकतम सारे ही टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। अधिकतम जितनी भी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव लाइन की आती हैं या जो सरकारी जॉब्स के लिए जितने भी कॉम्पिटिशन्स फॉर्म पेपर्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदी का एक अच्छा अपने आप में एक वेटेज रहता है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अच्छे से अच्छे नंबर्स को गेन किया जा सकता है यदि हमारी तैयारी बेहतर हो। तो आज से मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपकी हिंदी की अच्छे से तैयारी करवा सकूँ। अभी आगामी परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस और DSSB और सी टेट इस तरीके की परीक्षाएं आने की पूरी उम्मीद है, जिसमें से अभी अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो यूपी पुलिस का तो एग्ज़ाम होगा ही आगामी 6 माह के भीतर भीतर। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे लगता है आप सभी मेरा साथ बेहतर तरीके से देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वह रहेगा वर्णमाला, क्योंकि अगर हम बात करें हिंदी की तो वर्णमाला सबसे बेहतर टॉपिक है जिससे हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करें, क्योंकि अगर हमें वर्णमाला पे ही अच्छे से कमांड होगी तो हमें आगे भी किसी टॉपिक में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अधिकतम प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं वर्णमाला। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला, और आप सभी इससे पूर्ण रूप से वाकिफ़ भी रहे होंगे क्योंकि बचपन से आप सभी ने वर्णमाला पढ़ी है। चलिए, वर्णमाला क्या होता है तो जानने की कोशिश करते हैं। वर्णमाला क्या वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, या फिर यहाँ पर व्यवस्थित क्रम या समूह आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। सेम एक डेफिनेशन और यहाँ मिल जाती है, लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम या समूह भी वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम का मतलब है कि हमारी जो वर्णमाला एक पैटर्न के तहत बनाई गई है। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पे डेफिनेशन इस प्रकार से दे रखी हो कि वर्णों का क्रम वर्णमाला कहलाता, तो ये डेफिनेशन हमारी गलत होगी। व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है, इस कारण व्यवस्थित शब्द यहाँ पर आना आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या मानी गई है 52। इस संख्या को याद रखिएगा, अधिकांशतः पूछ ली जाती है। ठीक है, वर्णमाला हमने जान ली। वर्णमाला में समूह जो है या कह सकते हैं कि वर्ण क्या है, तो इन्हें भी हमें जानना जरूरी है। वर्ण क्या होता है या ध्वनि क्या होता है, तो दोनों बातें हमें मालूम होनी चाहिए। वर्ण क्या है तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाता है, यहाँ पर वर्ण कहलाता है। और ध्वनि क्या है तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में आपको लिखित और मौखिक नहीं दे रखा होता, तो फिर ऑप्शन में वर्ण या ध्वनि में से कुछ एक आपको दे रखा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। जब तक हम किसी बात को बोलकर पेश कर रहे हैं तो हम कहेंगे ध्वनि, और जब हम उस बात को लिख देते हैं तो वो बदल जाते हैं वर्णों में। ठीक है, तो इस हिसाब से वर्ण और ध्वनि क्या है, एक ही चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने वर्ण भी जान लिया, हमने ध्वनि भी जान ली, अब हम जानते हैं अक्षर क्या होता है। बहुत सारी जगहों पर अक्षर और वर्ण एक ही माना गया, या हम ये कह सकते हैं संस्कृत में वर्ण और अक्षर को एक ही माना गया, लेकिन हिंदी के कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि वर्ण अलग है और अक्षर अलग है। अक्षर क्या होता है तो वह वर्ण जिसमें स्वर शामिल हो उसे अक्षर कहा जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें वर्णों की, तो वर्णों को जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत के साथ माना गया है, या व्यंजनों का जो हम कह सकते हैं। तो अगर हम का हलंत के साथ में आ जोड़ दें तो वो हमारा पूरा का बन जाता है, तो वो हमारा कहलाता है अक्षर। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि किसी भी वर्ण में स्वर जुड़ा हुआ है तो स्वर के मेल से बनने वाला वर्ण ही अक्षर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जानते हैं लिपि क्या होती है। जिस शैली में वर्ण बनाए व लिखे जाते हैं वह क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन बन जाता है हिंदी भाषा की लिपि क्या। आप सभी को पहले से मालूम ही है हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाती है, तो देवनागरी कहलाती है। याद रखिएगा, और आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखते समय आप इसे नोट भी कर रहे होंगे, तो कोशिश करिएगा एक पेन और एक कॉपी को साथ में लेके रखिएगा, ताकि जो जो मुख्य बातें मैं आप सभी से बताती चलूँ आप शॉर्ट नोट्स के रूप में अपने पास रखिए, और जब भी आपकी परीक्षा हो केवल उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के आप लोग चले जाइएगा। इतनी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं तो 80 to 85% आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अभी पिछली जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें मात्र केवल एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं था। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों की, तो मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे इतना पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो चुका है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं और कहाँ से नहीं बन सकते। तो इसीलिए मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ आप पेन या कॉपी साथ में लेके बैठें
और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन बता रही हूँ, कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ वो आप लोग अपने पास नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी उम्मीद रहती है कि क्या एक लिपि में केवल एक भाषा का ही निर्माण किया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं भी लिखी व पढ़ी जा सकती हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो थ्योरी फॉर्म में मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा एक से अधिक भाषाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मानक वर्ण क्या होते हैं। मानक वर्ण से क्वेश्चन इतना नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है अमानक से, लेकिन अमानक को जानने से पहले मानक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मानक का मतलब है कि जो माना जाए, यानी कि हमारी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो वर्तमान में माने जाते हैं वो मानक कहलाते हैं। अब यदि इनकी संख्या पूछ ली जाए तो इनकी संख्या होती है 52, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये 52 है क्या, मतलब जो वर्णमाला हम आज वर्तमान में बोल रहे हैं आज से लेकर ज्ञ तक, वो सारे की सारे वर्ण कहलाते हैं मानक वर्ण। चलिए आगे जानते हैं कि अमानक क्या होता है। तो अमानक से एक क्वेश्चन बनने का पूरे चांस रहता है, उसे अभी बताते हैं। पहले जान लेते हैं कि अमानक का दूसरा नाम क्या है। तो इसे द्विरूप वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में अलग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पहले अलग रूप से प्रयोग किए जाते थे। तो वह वर्ण जो वर्तमान में वर्णमाला में मान्य नहीं है अमानक कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 8। अब आप देखिएगा यहाँ पे 8 अमानक वर्ण मैंने आपको दिखा रखे हैं, बना रखे हैं। सबसे पहला जो लेटर है वह है ह्रस्व आ, फिर छा, फिर त्रा, फिर छा से क्षत्रिय। आपको इन सबको याद नहीं रखना, लेकिन केवल मात्र ये आपको याद रखना है। ये बहुत अधिक पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ये क्या है, और अधिकतर बच्चे इसे भा समझ जाते हैं, जबकि ये भा नहीं है, ये है झा। तो ये अमानक कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है आप सभी को कि अमानक में इन बाकी सारों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ला भी अभी हम इस फॉर्म में ही बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है। त्रा भी ऐसे बनाते हैं, छा भी कुछ कुछ ऐसा ही स्वरूप है, बाकी श्रा भी कुछ कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन आपको बेस ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले भाग पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत करके आते हैं कि वर्ण के भेद कितने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा। अब जो पेपर बन रहा है उसमें अधिकतर हेडलाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी से तो बनते ही बनते हैं, लेकिन मोस्टली हेडलाइन से भी क्वेश्चन बनने लगे। हम करते क्या, स्वर व्यंजन हम सब पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके हेडलाइन ही नहीं पढ़ते कि आखिर ये है क्या। तो वर्ण के भेद कितने हैं, तो वर्ण के भेद हैं 2। याद रखिएगा ये 2 संख्या अधिकतर पूछी जाती है। पहला क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वर क्या होता है। तो स्वर वह वर्ण कहलाते हैं जो बिना किसी की सहायता के, बिना किसी अवरोध के बोले जाएं, वो स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्वरों की संख्या बताइए कितनी है। तो स्वरों की संख्या हो जाती है 11, ठीक है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं कहीं किताबों में इसकी संख्या 13 भी दे रखी होती है, जो कि गलत होता है। पूछा जाएगा मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी 11। यदि यहाँ से पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या बताइए, तब भी उत्तर आएगा 11। इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा। कुल स्वरों में उत्तर अधिकतर बच्चे 13 करके आते हैं, ऑप्शन में 13 भी होता है, तो आपको उत्तर करना है 11। क्वेश्चन बन सकता है 11 स्वरों से मिलकर कुल कितनी मात्राएं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि स्वर कितने हैं 11, तो वहाँ ऑप्शन में 11 भी मिलेगा। आपको उत्तर 11 नहीं करना है, आपको उत्तर करना है 10। क्यों, जो छोटा आ होता है जिसे हम ह्रस्व आ कहते हैं, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। आप सभी को याद होंगे, बचपन से आप लोग याद करते आए हो। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं जो हमारी वर्णमाला में विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है हमें चीज़ें सब कुछ पता होती हैं, लेकिन कई बार हमने वो चीज़ें उस फॉर्म में नहीं पढ़ी होती, तो हमारे लिए क्वेश्चन वो टफ हो जाता है। अब सजातीय अगर ऐसे अचानक में किसी से बिगनर से पूछा जाए तो वो उत्तर नहीं कर पाएगा। सजातीय मतलब सा मतलब होता है साथ, ये सा का सेंस होता है एक जाति जैसे। अब एक जाति जैसे क्या मतलब, जो देखने में एक समान हो। ऐसे स्वर जो देखने में एक से लगे हैं, जोड़ने में एक समान हो, वो सजातीय कहलाते हैं। जैसे आप देखिएगा अ, बस यहाँ मात्रा का फेरबदल है, लेकिन देखने में दोनों स्वर एक समान ही दिखते हैं। ई है, ऊ है, ये सारे क्या दिखाई देते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कहलाते हैं सजातीय स्वर, या फिर ए या ओ, ठीक है। अगला क्या है, तो अगला है विजातीय स्वर। विजातीय से क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है, आप याद रखिएगा इस बात को। विजातीय का मतलब जो समान जाति वाले ना हो, अलग अलग जाति वाले हों। जैसे हमने लिखा आ के साथ ई को, आ के साथ ऊ, हम आ के साथ ओ भी लिख सकते हैं, आ के साथ ऊ को कुछ भी लिख सकते हैं।
मतलब एक जैसे दोनों स्वर नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कहता है, तो नेक्स्ट है हमारा संयुक्त स्वर या फिर मिश्रित स्वर। कभी आपसे क्वेश्चन बनता है संयुक्त स्वर को लेकर, कभी बनता है मिश्रित स्वर। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है ऐसे स्वर जिसमें दो स्वर मिलकर कोई तीसरा भिन्न स्वर बना ले, वो संयुक्त कहलाता है। मिश्रित क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि नहीं, दो अन्य या भिन्न स्वरों का मिश्रण हो रखा होता है, तो इस कारण ये मिश्रित भी कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, भिन्न स्वर आपस में मिलकर संयोग करके कोई तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, इस कारण ही इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त या फिर मिश्रित। ये यहाँ पर आपको संख्या दिखाई देगी, संख्या पूछी जाती है कितनी होती है, तो 4 होती है, पूछी जाती है। ए, ऐ, ओ और औ याद रखना है। आ और ई की मदद से ए बनेगा, आ और ए की मदद से आई बनेगा, आ और ऊ की मदद से ओ, आ और ओ की मदद से औ बनेगा। ठीक है, साथ के साथ लिखते चलिएगा सभी लोग, और इन्हें विशेष रूप से याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा संधि स्वर। अब संधि स्वर क्या होता है, देखो बहुत सारी किताबों में संधि स्वर केवल इन 4 को ही माना गया है। अगर हम देखें यहाँ पर संधि स्वर की बात करें हम, तो संधि स्वर में हमें ये 4 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संधि का मतलब होता है जब किन्हीं दो वर्णों को जोड़ा जाए, तो यहाँ पर इसकी जो मुख्य संख्या है वो है 7। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा विशेष रूप से, संधि स्वरों की संख्या होती है 7। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसे जानते हैं। देखो आ में आ को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा दीर्घ आ, ई में ई जोड़ा दीर्घ ई, ऊ में ऊ जोड़ा दीर्घ ऊ। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है दीर्घ संधि में। याद रखिएगा इस बात को, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब 4 हमारे बच्चे ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर ए देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। पहला है ए और ओ, ये दोनों जो स्वर हैं ये आते हैं हमारे गुण संधि में, और बाकी 2 जो बचे हुए हैं ये हमारे आते हैं वृद्धि संधि में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें याद रखना है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, और अगर केवल संयुक्त की बात करेंगे तो उसमें 4 आएंगे, और अगर हम संधि स्वरों की बात करेंगे तो उसमें आएंगे हमारे 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं लूँगी मैं, छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊँगी। एक दिन हम वर्णमाला का एक भाग कर लेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा भाग। कोशिश करूँगी मैं डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, टाइमिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगी, जो भी मेरा शेड्यूल से सही होगा, क्योंकि अभी तो मेरी ये पहली वीडियो है। मैं डेली आपको एक ना एक वीडियो दूंगी, और यूपी पुलिस और बाकी जितने एग्जाम्स मैंने बोले थे, कोशिश मेरी ये रहेगी मैं आपको अच्छे से फुल्ली तैयारी आपको करवा पाऊँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। स्वरों का वर्गीकरण जानते हैं कितने आधारों पर, तो यहाँ पर आधार जो माने गए हैं वह माने गए हैं 4। देख लेते हैं पहला क्या है, तो पहला है मात्रा के आधार पर। देखते हैं क्या है। मात्रा के आधार पे भी क्वेश्चन बनता है कि मात्रा के आधार पे कितने भेद हैं, तो वह भेद है 3। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ह्रस्व स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिन स्वरों में क्या होता है, तो जिसमें एक मात्रा का प्रयोग हो, यानी कि इसे अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है एक मात्रिक। ह्रस्व स्वरों को कहते हैं एक मात्रिक। ठीक है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा इस बात को, मूल स्वर। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग हो, यानी कि यहाँ पे आ और आ के मेल से दीर्घ आ बनता है, ई और ई के मेल से दीर्घ। इसी प्रकार से बाकी सारे बनते हैं। अभी हमने ऊपर बनाया था, हमने देखा था संधि स्वरों में, तो हमने यही सारे प्रयोग करे थे। तो इन वाले स्वरों को कहा जाता है द्विमात्रिक। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तो याद रखिएगा ये द्विमात्रिक कहलाते हैं। और तीसरा जो है वह कहलाता है प्लुत। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक मात्राएं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक मात्राएं इसमें आती हैं। कहीं कहीं दे रखा होता 3 मात्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 से अधिक कितनी भी मात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ओम, जैसे हम बोलते हैं राम। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ होता है, तो इनका यूज़ होता है संवाद में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप सभी को याद रखनी है। कहीं संवाद है, यदि हम किसी को पुकार रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, इनका प्रयोग होता है प्लुत स्वरों का। तो 3 टाइप याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, जीभ के आधार पर।
जीव के आधार पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारे 3 भेद हैं। जीव के आधार पे भेद हैं 3, तीनों को याद रखना है, क्वेश्चन बनता है अधिकतर। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अगर आपको इन्हें याद रखना है तो देखो, याद रखने का सबसे आसान तरीका, आप सबसे पहले याद करो मध्य स्वर। मध्य स्वर के बाद आना पश्च स्वर, आ फिर आ, फिर आप जोड़े के साथ जाइएगा ऊपर, ई, फिर आएगा उ, फिर ए, फिर ओ औ, और आखिर में बचा है आपका री। तो आप लोग इसे लिख लिख कर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। और केवल अगर पढ़ के करोगे और केवल ऐसे पढ़ के देख लिया वीडियो और छोड़ दिया तो ये मुश्किल हो जाते हैं याद करने, ठीक है। तो आप ये करिएगा, इन्हें लिख कर याद करिएगा, लॉन्ग टाइम तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अग्र स्वर का मतलब है कि जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं ये। मध्य का है जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। पश्च का मतलब है जीभ के पिछले भाग से इनका प्रयोग हम करते हैं उच्चारण में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अगला है मुख द्वार खुलने के आधार पे। मुख द्वार का मतलब है कि हमारे मुंह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 4 टाइप दिखाई देंगे। पहला है विव्रत, फिर समव्रत, फिर अर्ध समव्रत, फिर है अर्ध विव्रत। यहाँ से कभी कभार विव्रत का अर्थ पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है खुला। समव्रत का अर्थ होता है बंद, ठीक है। तो ये 2-4 बातें याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या आते हैं तो देख लीजिए। विव्रत मतलब है दीर्घ और समव्रत मतलब है ई, उ और री, ठीक है। विव्रत का सेंस यहाँ से ऐसे भी आप लगा सकते हो, जब हम बड़ा मुंह खोल के बोलते हैं तो हमारा आ स्वर का ही उच्चारण होता है। तो समव्रत में क्या क्या आएगा, ई, फिर आएगा उ और फिर आएगा री। अब बाकी जो स्वर हमारे बचे हैं वो हम अर्ध समव्रत और अर्ध विव्रत में बांट देते हैं। अर्ध समव्रत में हमारा आता है ए ओ, और अर्ध विव्रत में ए ओ और आ। याद रखिएगा क्योंकि दीर्घ विव्रत में आ रहा है तो ह्रस्व भी किस में आएगा, विव्रत में ही आएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, इन्हें भी लिखकर याद करिएगा, आपको बहुत अधिक लाभ होगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर जो भेद माने गए हैं वह माने गए हैं 2। देखिएगा, पहला है आवृतमुखी और दूसरा है व्रतमुखी। व्रत का मतलब होता है गोल, सर्किल। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी स्वर को यदि हम बोल रहे हैं तो हमारे होंठ यदि गोल हो जाए तो वो हमारे व्रतमुखी होते हैं। अब आप खुद से आभास कर सकते हैं या खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर उ ओ को जब हम बोलते हैं तो हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, सर्किल फॉर्म में हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं वह सारे क्या हैं, वो सारे आवृतमुखी कहलाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक जितना भी मैंने अब तक आपको बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, डेली का रिवीजन करेंगे, डेली की प्रैक्टिस करेंगे और डेली नोट करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। जितना भी यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं या फिर DSSP वाले हैं, बाकी अन्य में हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी डेली की एक वीडियो आपको मैं डेली प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए फिर हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं और बाकी मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर। आप सभी अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करिएगा, मेहनत करिएगा और इस बार सिलेक्शन लेके रहिएगा। चलिए गुड बाय, ओके, बाय बाय।